हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीता जन्म एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजिस्ट का एक और टॉपिक इंडक्शन ऑफ लेबर कि इंडक्शन ऑफ लेबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर है उससे अभिप्राय ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको जो लेबर पेन स्टार्ट होता है वो उनकी ईडीटी डेट के हिसाब से स्टार्ट होता है। लेकिन कई बार कुछ भी अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से जो उनको जो लेबर पेन होता है उनको जो स्टार्ट करना पड़ता है, इनडायरेक्टली जो स्टार्ट करते हैं और नेचुरली स्टार्ट करते हैं, जिसे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। और ये 28 वीक्स के बाद की जाती है, वो भी जानबूझकर की जाती है ताकि अगर कोई मदर या फिटल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं या नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। जो मदर होती है अगर उनकी जान को अगर ख़तरा होता है तो उसके लिए हम इंडक्शन ऑफ लेबर का उपयोग करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। गर्भाशय संकुचन से पूर्व व 28 हफ्तों की गर्भावस्था के बाद जानबूझकर गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करना ही प्रसव प्रेरणा कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 28 वीक्स के बाद जानबूझकर जो मतलब गर्भाशय का संकुचन है, यानी कि जो लेबर पेन है, यानी कि जो हमारा लेबर पेन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसको जानबूझकर बढ़ाना, ये सारी जो प्रक्रिया होती है इसे इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। प्रसव प्रेरण कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है जिससे माँ एवं शिशु की जान बचाई जा सके व उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फेटल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर किसी तरह कोई इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बेबी को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, जो सर्कुलेट होता है बेबी, तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है। अगर वो कम है या ज़्यादा या अदर कोई भी कंडीशन होती है जिसकी वजह से, या फिर कोई मदर को ही कोई कोई मतलब कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है, तो उसे इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। तब हम पढ़ेंगे कारण कि इसके कारण क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर के। तो सबसे पहला कारण है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का मतलब है बीपी। जो मदर होती है उनका बीपी 130 80 या 130/90 इतना बीपी रहता है, उसे कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। और सेकंड है एक्लेम्सिया, मतलब कि बीपी जो मदर होते हैं उनका बीपी जो कंटिन्यू रह रहा है 140/90। इससे क्या होता है, जो मदर है उनका जो हार्ट है वो जो ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो बेबी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब अगर मदर्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी तो उसका जो असर है सीधा का सीधा इफ़ेक्ट जो फेटल होता है उसके ऊपर आता है। तीसरा है प्रसव पूर्व रक्तस्राव। कई बार क्या होता है, जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको अपनी जो टाइमिंग पूरा होने से पहले ही उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मान लो जैसे हैवी वर्क कर लिया या कुछ भी अदरवाइज, जैसे कि एक मान लेते हैं हम प्लेजेंटा प्रीविया। कुछ लेडीज़ होती है जिनको प्लेजेंटा प्रीविया कंडीशन होती है, उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में ब्लीडिंग की सब प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें भी वही दिखा रखा है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, यानी कि उनको जो लेबर जो उनका जो नेचुरल लेबर पेन है उससे पहले ही उनको अगर ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसके लिए हम इंडक्शन ऑफ लेबर का करना पड़ता है। गर्भाशय में शिशु की वृद्धि बाधित होना, यानी कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और जब बेबी की ग्रोथ ही नहीं होगी तो उसके लिए तो इंडक्शन ऑफ लेबर का सहारा लेना पड़ेगा। फेटल माल फॉर्मेशन, यानी फेटल को भी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। गर्भाशय में शिशु की मृत्यु का होना, कई बार क्या होता है बेबी ग्रोथ नहीं कर पाता है जिसकी वजह से उसकी इंट्रा यूटराइन डेथ हो जाती है, जिसे हम आईयूडी भी कहते हैं। हाइड्रोमेनियोज, कई बार क्या होता है जो बेबी जो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो वो होता है, मतलब क्वांटिटी होती है, वो तो कई बार कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा या कम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड की अत्यधिक मात्रा, जैसे इसमें बताया गया इसमें कम हो जाता है, हाइड्रोमिनोज में कम हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कैसे में ज़्यादा हो जाती है कई बार, उसकी वजह से भी बेबी को दिक्कत आने लगती है। और उसके बाद स्त्री यदि क्रॉनिक हाइपरटेंशन की रोगी हो, कई बार क्या होता है जो पेशेंट होती है हार्ट से डिजीज़ करती हैं, हार्ट से रिलेटेड की प्रॉब्लम होती है उन्हें, और कई बार उन्हें क्रॉनिक हाइपरटेंशन होती है यानी बीपी, उनका बीपी हमेशा 140/90 50/100 ऐसे रहता हो, या फिर वो अपनी बीपी के टैबलेट लेती हो, ये भी हो सकता है। और लास्ट है हमारा डायबिटिक मेलिटस है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस के मामलों में जो मदर हैं वो
डायबिटिक हो, यानी कि उन्हें शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई न्यूरोन से रिलेटेड, या फिर कोई कुछ भी अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत हो। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताएं। तो सबसे पहला आता है संक्रमण की संभावना। अगर इंडक्शन ऑफ लेबर है, यानी ये जो कारण है, रीज़न है, एक्लेम्सिया या रक्त जो ब्लीडिंग पहले से स्टार्ट होने पर सब पूर ब्लीडिंग होना, या बेबी इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है बेबी की, कोई भी कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी संक्रमण की संभावना जो है बढ़ जाती है। बाधित प्रसव, यानी कि जो लेबर पेन है या बाधित हो जाता है, जो प्रसव होता है उसमें बाधित उत्पन्न हो जाता है। सर्वाइकल एंड शोल्डर डेस्टोसिया, यानी जो सर्वाइकल होता है एंड शोल्डर होता है उसमें डेस्टोकिया की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। शिशु की मृत्यु की संभावना, कई बार क्या होता है इसके कारण या किसी भी कारण, यानी प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया है, या फिर मतलब और भी कुछ भी रीज़न है, उसकी वजह से क्या होता है शिशु की मृत्यु की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो बढ़ जाती है। लंबी प्रसव अवधि, कई बार क्या होता है पोस्टपार्टम, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी, कई बार क्या होता है 40 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम लंबी प्रसव अवधि कहते हैं। प्रसव के समय रक्तस्राव, यानी कि प्रसव के टाइम पे जो ब्लीडिंग है, यानी जब लेबर पेन पेशेंट को हो रहा है उस टाइम पे उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंडिक्शन, मेडिकल एंड सर्जिकल। इसमें दो तरह के हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में हम मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, सर्जिकल में हम सर्जरी का प्रयोग करेंगे। पहला मेडिकल में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसी औषधियों के द्वारा प्रसव प्रेरण किया जाता है। हाँ, कोई भी ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन आता है जिसमें जिसे प्रेग्नेंट लेडी को देने पे उनको धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी दे सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का जो इंडक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन से प्रसव प्रेरण के लिए इसके संश्लेषित रूप जैसे पिटियोसिन एवं साइनोटोसिनोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये औषधि 2 यूनिट्स एवं 5 यूनिट के रूप में उपलब्ध होती है। हर हॉस्पिटल में अलग अलग क्वांटिटी के जो ऑक्सीटोसिन आते हैं वो अलग अलग तरीके के आते हैं। किसी में दो, एक एम्पुल में 5 यूनिट होता है, एक एम्पुल 5, किसी में 2 यूनिट होता है। वो उसके मतलब उसमें लिखा होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं ईजीली। तो ऑक्सीटोसिन है वो इसीलिए दिया ही जाता है ताकि उनको लेबर पेन स्टार्ट किया जा सके। तो जिसमें विधि है, इसकी विधि 5 यूनिट को 500 ml ग्लूकोज में डालकर तैयार घोल को 5 से 10 बूंद पर मिनट की दर से शिरा मार्ग द्वारा चढ़ाया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 20 to 40 बूंद यानी ड्रॉप्स पर मिनट की दर से चढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या है, हम एक एम्पुल में 5 यूनिट होता है और हमारे पास एक RL है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो RL में हम 5 यूनिट एंड ऑक्सीटोसिन डाल देंगे, 5 यूनिट, एक एम्पुल डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पेशेंट है, जो मतलब उनको 5 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से काउंट करके और उनको लगाएंगे, वो भी IV दिया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो 20 से 40 बूंद भी, यानी अगर लगता है इससे काम नहीं हो रहा है तो हम 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। इस ड्रिप विधि को तभी सफल कहा जाता है जब 3 दर्द लगातार हो, यानी 10 मिनट्स के अंतराल होने लगे तथा दर्द की अवधि 40 सेकंड की रहे। यानी कि इसको सक्सेसफुल हम तब मानेंगे जब पेशेंट को जो पेन है वो 10 मिनट में 3 बार आ रहा है, और उसको हम चेक करना पड़ता है। जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है वो इसको चेक करता है कि पेशेंट को जो लेबर पेन है या कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, वो कितने कितने मिनट पे आ रहा है और कितनी कितनी देर तक रुकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 40 सेकंड की रहता है, 40 सेकंड दर्द अवधि 40 सेकंड कई बार होता है। मेज़र करने पे पता चलता है कि कितनी देर पे जो पेन आ रहा है वो कितने सेकंड तक रुक रहा है। उसके बाद प्रभावशाली स्थिति से इस ड्रिप को प्लेजेंटा की निकासी तक जारी रखते हैं, और इस ऑक्सीटोसिन की ड्रिप तब तक लगाए रखते हैं जब तक कि बेबी आउट होने के बाद जो मतलब प्लेजेंटा है उसका रिमूवल ना हो जाए, और प्रभावी होने पर इस विधि को रोक देते हैं। अगर लगता है कि इस ऑक्सीटोसिन देने से कोई असर नहीं हो रहा है तो इस विधि को हम यहीं पर रोक देते हैं। जो हमारा मेडिकल में था, पहला था हमारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो मेडिसिन, इस विधि में योनि मार्ग द्वारा दवाई को डाला जाता है जिससे ग्रीवा विस्फारित हो जाता है। वह प्रसव के समय
समय को कम कर देता है। इसे 2-3 बार तक दिया जाता है, यानी पर वेजाइनल दिया जाता है, और इसको एक टैबलेट टाइप की आती है, उससे डाल दिया जाता है, जिससे जो हमारा जो मतलब जो मार्ग होता है, जैसे हम सर्विक्स के पास लगा रख देते हैं मेडिसिन को, जिस वजह से जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है, और जो प्रसव का जो समय होता है यानी वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इसको हम 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को करते हैं। और उसके बाद हम करते सर्जिकल में हमारा आता है सर्जिकल इंडक्शन। शल्यात्मक प्रेरण से निम्नलिखित विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है हमारा एमनियोटमी। एमनियोटमी में हम करेंगे, इस विधि में आंतरिक ओस के ऊपर स्थित झिल्लियों को फास्फोरस की सहायता से फाड़ दिया जाता है। एमिनोटॉमी में करते हैं, जो ओस होती है, जो आंतरिक ओस होती है उसको हम इस ओस होती है और जो झिल्लियाँ होती है उसमें जो फास्फोरस होता है उसके द्वारा उसको फाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। झिल्लियाँ फाड़ने के बाद निकलने वाले द्रव को रंग रज्जु भ्रंश की उपस्थिति व अनुपस्थिति, FHR ग्रीवा का ब्यौरा आदि को रिकॉर्ड किया जाता है। जब झिल्लियों को फाड़ देते हैं उसमें से जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है या जो हमारा फ्लूइड आता है, द्रव का रंग, उसमें हम उसका कलर देखते हैं, कलर कैसा आया है। उसके बाद हम FHR देखते हैं कितना है, ग्रीवा का ब्यौरा, सब कुछ उसको रिकॉर्ड करते हैं। यह अत्यधिक प्रभावशाली व आसान तरीका है। झिल्ली फाड़ने से पूर्व महिलाओं को एनीमा दिया जाता है व मूत्राशय खाली कराया जाता है। तो सबसे जो इजी होता है एमनियोटमी सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, ये प्रभावशील भी होती है और इजी भी होता है। और झिल्ली जो हम ये प्रक्रिया करने से पहले जो पेशेंट है उसको एनीमिया लगा देंगे, ताकि जो उसका रेक्टम है वो पूरा खाली हो जाए, और जो उसका मूत्राशय भी खाली कराया जाता है, यानी कि यूरिन पास करा देना चाहिए पेशेंट को, जिससे कि ब्लैडर जो है खाली पड़े, तो इसकी वजह ब्लैडर खाली हो जाएगा और रेक्टम खाली रहेगा, तो ईजिली एमनियोटॉमी करने में ईजी होगा। दूसरा है हमारा स्ट्रैपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स। इस विधि में परीक्षक उंगलियों द्वारा लोअर यूट्राइन खंड में दीवारों से मेम्ब्रेन को अलग करा जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो अपनी उंगलियां हैं उसको जो लोअर यूट्रस का जो नीचे वाला साइड होता है उसको, उसकी जो दीवार होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है झिल्लियाँ, उसको हटा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रसव उत्तेजना में वृद्धि होती है। इसी कारण जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन में इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी जो लेबर प्रसव से पहले जो मतलब पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उत्तेजना बढ़ती है कि हाँ अब हमें पेन होना है। झिल्लियों के अलग होने के कारण गर्भाशय की पत्निका प्रोस्टाग्लैंडिन से स्रावित होता है, जिससे प्रसव प्रक्रिया में वृद्धि होती है। और इसके करने से क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावित हो जाता है और जो पेन होता है लेबर पेन में वृद्धि होने लगती है, और लेबर पेन होना जो है स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड अब हिंड वाटर रप्चर। इस विधि का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें गर्भ के ऊपरी भाग से अल्प द्रव को निकाला जाता है। इसके लिए ड्यू सिम्थ कैथेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। हिंड वाटर जो रप्चर होता है, इसमें क्या करते हैं, जो महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, उसका जो ऊपरी भाग से ही उस द्रव होता है उसको निकाला जाता है, और ड्यू सिम्टम्स कैथेटर द्वारा जो कैथेटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा लास्ट है फोर्थ कंबाइंड प्रोसेस। इस विधि में प्रसव प्रेरण के लिए चिकित्सक व सर्जिकल दोनों ही विधियों का उपयोग करते हैं। कंबाइंड से समझ में आ रहा है यानी मिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल एंड मेडिकल दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं और ईजिली जो हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर है उसको पूरा कर पाते हैं, उसकी जो हमारी प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।